अभी जो हमने बात की सर्कल की इक्वेशन की, देखिए हमने दो इक्वेशन की बात की। पहली हमने बात की थी सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हो और रेडियस दे रखा हो, और ये डेफिनेशन थी हमारी सर्कल की कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा सर्कल होगा। इसको हमने सेंटर और रेडियस की हेल्प से इक्वेशन को लिखा था। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसी तरह से फिर हमने बात की थी डायमीटर फॉर्म की। सर्कल की दूसरी डेफिनेशन की बात की थी, अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका एक फिक्स्ड दो फिक्स पॉइंट के साथ जो एंगल है वो हमेशा सेम रहेगा, तो भी वो पॉइंट पी देखिए एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ही मूव करेगा। ये सेकंड डेफिनेशन हमने की। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि बहुत ही अनकॉमन फॉर्म है सर्कल की, जिसके बारे में बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। इसका यूज भी कम मिलता है, मगर आईटी जेई में, ये ट्रिपली में, सॉरी 2009 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और ये फॉर्म है जो थोड़ी अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, बहुत कम यूज में आती है, इसलिए आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी कम ही मिलते हैं। मगर चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, हाँ सॉरी, पहले इसको समझते हैं फिर इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है। सर्कल की जो सर्कल बनाने के लिए जो तीसरा जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर दो पॉइंट्स है हमारे पास ए और बी, वो दोनों के दोनों फिक्स पॉइंट हैं, देखिए ए और बी अगर दो फिक्स पॉइंट है, और पॉइंट वेरिएबल पॉइंट पी जो है हमारा, वो अगर इस तरह से मूव करता है कि उसका ए और बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका रेशो, दैट इज पी ए अपॉन पी बी, ये रेशो अगर हमेशा कांस्टेंट रहे, मगर वो रेशो वन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अगर कोई दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, और वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका ए और बी से जो डिस्टेंस है उसका रेशो अगर कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो एक सर्कल आएगा। और वो जो पॉइंट ए और बी है, सेगमेंट बना रहे हैं जो ए बी, उस सेगमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले जो दो पॉइंट होंगे क्यू और आर, वो उस सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस होंगे। अब ये सारी जो कहानी है इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। पूरी थ्योरी बोली है, शायद आपको समझ में ना आया हो क्या कह रहा है। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम। प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं ए और बी, और वेरिएबल पॉइंट भी इस तरह से मूव करता है कि उसका ए और बी से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो पी अपॉन पी बी हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट वन नहीं होना चाहिए। वन के अलावा, वन से बड़ा या छोटा कोई भी वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा। क्या मतलब है जरा देखते हैं इसको। यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि पॉइंट ए है हमारे पास फिक्स पॉइंट, और यहाँ पर है पॉइंट बी, ये भी हमारा एक फिक्स पॉइंट है। अब देखिए एक वेरिएबल पॉइंट है हमारे पास पी, ये है हमारा पॉइंट पी। इसको कह दिया भाई तुझे जहां जाना है चला जा, कोई समस्या नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि ये पॉइंट पी का जो ए से डिस्टेंस है और ये है बी से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो, दैट इज पी ए अपॉन पी बी, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मगर कांस्टेंट के साथ साथ ये भी बोला है वन नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू वन होगा, तो इसका मतलब पी ए और पी बी इक्वल हो जाएंगे। और अगर पी ए और पी बी इक्वल है, यानी कि पॉइंट पी हमारा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। अगर पॉइंट पी को ये बोल दिया जाए कि तुम्हें ए और बी से सेम डिस्टेंस के ऊपर रहना है, तो उस केस में उसका लोकस सर्कल नहीं होके इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर कोई पॉइंट ए और बी से सेम डिस्टेंस पे रहेगा हमेशा, तो वो ए बी पर के सेगमेंट के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस लाइन के ऊपर मूव करेगा, तो इसका लोकस सर्कल ना होके स्ट्रेट लाइन है रहेगा। अगर हम पॉइंट पी को बोलते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा ए और बी से इक्वल रहना, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है इसका रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इस केस में जो पॉइंट पी होगा वो किस तरह से मूव करेगा। देखिए अगर पॉइंट पी को ये बोला जाए कि तुम्हारा ए और बी से जो डिस्टेंस है इसका रेशियो इक्वल रहे,
तो इस केस में जो पॉइंट P है इस तरह से मूव करेगा, एक सर्कल के ऊपर मूव करेगा। जैसे ये मुझे बोल दिया जाए कि PA अपॉन PB ये हमेशा 2/3 रहेगा फॉर एग्जाम्पल। अगर पॉइंट P को इस A और B से दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 2/3 रहे, तो पॉइंट P कैसे मूव करेगा देखिए। ये अगर फिक्स पॉइंट है हमारे पास A और ये फिक्स पॉइंट है B। अगर पॉइंट P को इस तरह से मूव करना है कि उसका A और B से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रेशो में रहे, 2:3 में, तो देखिए अगर यहाँ डिस्टेंस 2 है तो ये 3 रहेगा। ये जो पॉइंट P का लोकस है मैंने आपको बताया सर्कल बनेगा। पॉइंट P सर्कल के ऊपर कहीं पर भी जाए, जैसे सपोज कीजिए पॉइंट P यहाँ पे चला गया है, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 4 हो गया सपोज पॉइंट P का A से, तो पॉइंट P का जो B से डिस्टेंस है ये 6 हो जाएगा, क्योंकि PA अपॉन PB ये फिक्स रहना चाहिए। अब ये 4/6 होगा, दैट इज 2/3 ही रहेगा। अगर कहीं और चला गया पॉइंट यहाँ पे चला गया है, मान लीजिए यहाँ पे जाके ये जो डिस्टेंस है ये 6 हो गया है, तो उस केस में पॉइंट P का जो डिस्टेंस है B से वो 9 हो जाएगा, रेशो वही 2:3 रहेगा। अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर मूव करता है तो ये पॉइंट P का A और B से जो डिस्टेंस है उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या पॉइंट P का अगर A और B से डिस्टेंस का कांस्टेंट जो सॉरी रेशो है वो कांस्टेंट रख के इस पॉइंट P को मूव करवाना है, तो ये पॉइंट P इस सर्कल के ऊपर मूव करेगा। अब इस सर्कल के बारे में और भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो भी देखिए। एक तो कहा गया है कि पॉइंट P का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा। दूसरी बात, उस सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या होगा, क्यू और आर उसके डायमीटर के वर्टिसेस होंगे। अब ये क्यू और आर क्या है, क्यू और आर वो पॉइंट्स हैं जो ए बी सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मतलब क्या है देखिए, अगर ये हमारे पास पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहे हैं कि P अपॉन PB हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इस पॉइंट P का जो लोकस अभी आपको बताया ये सर्कल होगा, और इस सर्कल में ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं Q लिखूं और यहाँ पे इस पॉइंट को लिखूं मैं R, ये वाला, ये Q वो पॉइंट है जो इस सेगमेंट AB को k/1 में ही डिवाइड कर रहा है, मगर कैसे, इंटरनली। देखो इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा उसका A और B से जो डिस्टेंस है वो k/1 रहेगा। Q का A से डिस्टेंस और Q का B से डिस्टेंस ये k/1 रहेगा। पॉइंट R को भी देखिए, R भी इसी सर्कल के ऊपर है, इसलिए R का A से डिस्टेंस और R का B से डिस्टेंस ये भी k/1 रहेगा। मगर यहाँ पे जो पॉइंट Q है वो सेगमेंट के अंदर आ रहा है, इस सेगमेंट के ऊपर आ रहा है, तो पॉइंट Q जो है वो इस सेगमेंट AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और इसी तरह से जो पॉइंट R है वो इसी सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है k/1 में एक्सटर्नली। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे Q और R, ये देखिए ये इस सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस होंगे। तो ये है हमारे पास थर्ड फॉर्म जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। ये हमारी जो फॉर्म है इसमें दोबारा से समझ ले थोड़ा सा इसको रिमाइंड, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, थोड़ा अनकॉमन है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि उसका दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो अगर कांस्टेंट रहता है, P अपॉन PB कांस्टेंट रहता है, मगर वो कांस्टेंट 1 नहीं होना चाहिए, तो उस केस में पॉइंट P का जो लोकस होगा, जो पाथ होगा, वो सर्कल होगा, पहली बात। दूसरी बात, उस सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस कौन होंगे, उस सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस वो दो पॉइंट होंगे जो इस सेगमेंट AB को k/1 में डिवाइड करेंगे इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये है हमारे पास थर्ड फॉर्म, इसको रेशो फॉर्म भी बोल सकते हैं हम। अब इसका यूज कैसे करना है देखिए। अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ, देखिए हमें कहा गया है कि ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास A -1,4 और ये है पॉइंट B -6,-1, और हमें क्या रखा है कि ये दो फिक्स्ड पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है, वो प्लेन वेरिएबल पॉइंट P नाम दे रखा है, उसे यहाँ पे लिखना है, मिस हो गया।
वो वेरिएबल पॉइंट पी मूव करता है प्लेन में इस तरह से कि 3pa इज इक्वल टू 2pb रहता है, और हमें पॉइंट पी का लोकस ढूंढना है। तो देखिए इस पॉइंट पी का लोकस ढूंढने का एक तरीका तो सीधा सीधा है कि भाई पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लो x कोमा वाई, जहां पर भी ये पॉइंट, चलो यहाँ पर है मान लीजिए पॉइंट पी x कोमा वाई, और जो कंडीशन दे रखी है वो बस अप्लाई कर दीजिए, पी ए अपॉन या 3pa इज इक्वल टू 2pb, तो लोकस सिंप्लीफाई करके स्क्वायर स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, एक तो सिंपल आपको बताया कि सिर्फ आपको पीए डिस्टेंस फार्मूले से ढूंढना है, पीबी ढूंढना है, इस इक्वेशन में रख देना है, स्क्वायर करना है, आंसर आ जाएगा। मगर इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करना चाहें, जो भी आपको डेफिनेशन बताई है उसके हिसाब से, तो इस कंडीशन को देखें जरा ध्यान से। इसमें पी ए अपॉन पी बी, ये हमें मिल जाएगा 3/2। पी ए अपॉन पी बी 3/2 है, यानी कि पॉइंट पी ए से थोड़ा सा दूर है, तो डायग्राम को मैं थोड़ा सा सही करके दोबारा बना लेता हूँ। पी ए अपॉन, नहीं सॉरी, पी ए अपॉन पी बी 2/3 है, सही बनाया हुआ था डायग्राम, ये 3/2 नहीं, पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू है 2/3, तो पॉइंट पी ए के ही नजदीक होगा, बी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा ज्यादा, ए के कंपैरिजन में, ये पॉइंट पी है। अब अगर मुझे इस पॉइंट पी का लोकस ढूंढना है, एक तो आपको सीधा सीधा तरीका बताया कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x कोमा y मान लीजिए, फिर पी ए और पी बी की वैल्यू रख के स्क्वायर करके रूट खत्म कीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, हमें पता है कि पॉइंट पी का जो लोकस है, अगर पॉइंट पी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन देखिए पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू के वाली है, जिसमें के का मतलब है 2/3। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पी का जो लोकस है वो एक सर्कल होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और वो जो सर्कल होगा हमारे पास, ये श्योर है कि इस पॉइंट पी का लोकस सर्कल होगा, और इस सर्कल में ये जो पॉइंट है क्यू नाम दे देते हैं, और इसको यहां पर लिख देता हूं मैं आर, ये इस सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस होंगे, जिसमें क्यू जो है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेगा इंटरनली। तो देखिए मैं अगर क्यू पॉइंट को ढूंढना चाहूं, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पॉइंट पी के क्यू के कोऑर्डिनेट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट में देखिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके कर रहा हूँ, पहले 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, फिर 2 को -6 के साथ -12 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 + 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 3 × 4 दैट इज 12, and 2 into -1 that is -2 upon m plus n that is 2 + 3। तो देखिए q के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे -15/5 that is -3, और ये मिल रहा है 2। तो इसका मतलब ये पॉइंट q के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -3,2। सेम वैसे हम r पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, r पॉइंट भी ab को 2:3 में ही डिवाइड करेगा, मगर एक्सटर्नली। तो क्यू पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए एक्सटर्नल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है वो अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो 3 इंटू यहाँ पे -3 आएगा, और प्लस के 12 आ जाएंगे, विच इज 9 पॉइंट आर, सॉरी यहाँ क्यू नहीं आर है। तो आर जो पॉइंट ढूंढ रहा हूं मैं, सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ थोड़ा समय बचाने के लिए, आप प्रॉपरली उसको अप्लाई करके ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा यहाँ पे 12 + 2 दैट इज 14। तो ये आप r पॉइंट ढूंढ सकते हैं जो इस AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए 9,14। अब अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है, तो देखिए मुझे इस सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस मिल गए, तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ डायमीटर फॉर्म से, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x² + y² - 6x - 16y, और यहाँ से माइनस के 27 और प्लस के 28 दैट इज +1 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है इस पॉइंट P का ही लोकस है, ये सर्कल की ही इक्वेशन है देखिए, और ये वैसे ही जर्नल इक्वेशन की तरह जैसे पिछले कुछ एग्जांपल्स में हमने फाइंड आउट की थी, वैसे ही ये आई है।
तो यहाँ पर हम इस पॉइंट P का लोकस सीधा भी ढूंढ सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि इस फॉर्म से ही करना है। ये मैंने आपको अप्लाई करके बताया। मगर अगर आप कहोगे यार इसकी जरूरत ही क्या थी, अगर हम इसका लोकस सीधा पहले वाले मेथड से ढूंढ सकते हैं, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में, इस वाले केस में तो इसकी जो मैंने सेकंड मेथड से आपको करवाया, इसकी जरूरत नहीं थी। मगर अभी देखिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये AI EEE 2009 का एग्जांपल है। AI EEE 2009 का क्या मतलब है, अभी शायद आप इससे, जो नए स्टूडेंट है वो अवेयर नहीं होंगे। जैसे अभी IIT JEE में एडवांस और मेंस होता है, मेंस का ही नाम, जो इसका नाम अभी मेंस है, जो अभी 2 बार होता है साल में, पहले वो सीधा साल में 1 बार होता था, जिसको CBSE ही कंडक्ट करवाता था। उसका नाम था पहले AI EEE, ठीक है। बाद में जब मेंस और एडवांस वाला पैटर्न शुरू हुआ तो उसका नाम मेंस रख दिया गया है। अब ये जो 2009 AI EEE क्वेश्चन में जो देखिए इसमें क्या था, और इसको हम बिना इस मेथड से, जो सर्कल की अभी आपको डेफिनेशन बताई, इससे के बिना करना चाहें तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। इसमें हमें क्या कहा गया कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं हमारे पास, A, B एंड C, और ये बताया गया कि इन तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का इस पॉइंट -1, 0 से, और सॉरी 1, 0 और -1, 0, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा इक्वल रहता है। अगर चलिए इस पॉइंट को P नाम दे देता हूं मैं, और इस पॉइंट को Q नाम दे देता हूं, तो ये बताया गया है कि ABC जो 3 पॉइंट्स है हमारे पास, वो इस तरह से है कि पॉइंट P का A से डिस्टेंस ले लो और B से डिस्टेंस ले लो, Q पॉइंट का A से डिस्टेंस ले लो और B से, सॉरी गलत लिखते हैं यहाँ पे, पॉइंट A का P से डिस्टेंस लो AP, और पॉइंट A का ही Q से डिस्टेंस लो, या फिर B पॉइंट का P और Q से डिस्टेंस ले, चाहे C पॉइंट का P और Q से डिस्टेंस ले। ये जो रेशो है ये हमेशा कितना रहता है, 1/3, ये बताया गया है। और फिर पूछा क्या गया है, इस ट्रायंगल ABC का सरकम सेंटर। अब देखिए यहाँ पर इस केस में, इस एग्जाम्पल में, ये हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट हैं, 1, 0, और एक है हमारे पास पॉइंट Q, जिसको नाम दिया है मैंने Q -1, 0, और ABC 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इन P और Q से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कांस्टेंट दिया गया है। अब अगर हम सोचे इस कंडीशन को यूज करके हम A, B और C को फाइंड आउट कर लेंगे, और A, B और C फाइंड आउट करने के बाद हम उस ट्रायंगल ABC का सरकम सेंटर ढूंढ लेंगे। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हम अगर ABC 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो सिर्फ इस सिंपल इस रेशो वाले तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। उसका कारण ये है कि ABC ऐसे पॉइंट जो A, P और Q को से हमेशा 1:3 डिस्टेंस पे रहेंगे, वो ऐसे कोई 1, 2 या 3 पॉइंट नहीं होंगे, ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। क्या मतलब है, ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। देखिए अगर मैं एक वेरिएबल पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट चलिए कुछ लिख लेते हैं, अब उसका नाम भी बदलना पड़ेगा, हमने P जनरली लोकस के लिए P नाम देते हैं, अब PQ मैंने इस पॉइंट्स को नाम दे दिया है, तो लो इस पॉइंट का नाम कुछ और दे देते हैं, R नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर ये R पॉइंट इस दोनों से, अगर ये बोला जाए कि 1:3 डिस्टेंस पे रहता है, पॉइंट R का अगर P से और R का Q से जो डिस्टेंस है वो अगर फिक्स रहता है 1:3, तो बाय डेफिनेशन जो भी आपको बताया कि जो पॉइंट R है हमारा, उसका लोकस एक सर्कल होगा। अगर पॉइंट P और Q से इस R का जो डिस्टेंस है उनका रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो इस R पॉइंट का लोकस एक सर्कल होगा। इस तरह से पॉइंट R इस सर्कल पे कहीं पर भी चला जाए, तो उसका इस पॉइंट P और Q से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो नहीं बदलेगा। अगर पॉइंट R P और Q से सेम जो डिस्टेंस है उसका रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए मूव करेगा, तो उसका पाथ ये सर्कल होगा। या इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, उसका P और Q से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम मैं ABC ढूंढना चाहूं, तो देखो इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट लो,
हर एक पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन टू से ए बी सी को फाइंड आउट करना है। अगर ए बी सी कहाँ होगा तो एग्जैक्ट पोजीशन ए बी सी की नहीं बताई जा सकती। इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी अगर आप 3 पॉइंट लिख लो, जैसे मैंने ये ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी लिख लिया, कहीं पर भी रैंडमली आप अपनी मर्जी से ए बी सी लिख सकते हो। तो ये तीनों पॉइंट ए बी सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो आप कहीं पर भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि हमारा ए बी सी कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा, उसके लिए इनफाइनाइट चॉइसेस होंगी। मगर उन सभी इनफाइनाइट चॉइसेस के लिए ये जो भी ट्रायंगल्स बनेंगी, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगी एबीसी की इनफाइनाइट चॉइसेस से। मगर एबीसी कहाँ पे लेंगे, वो इस सर्कल के ऊपर ही ले सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि ट्रायंगल में कहीं पर भी बनाओ इन तीनों पॉइंट्स को लेके, उस ट्रायंगल का सरकम सर्कल तो यही रहेगा जो पॉइंट आर का लोकस है। तो ये आर पॉइंट का जो लोकस है वही इस ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सर्कल होगा। तो हमें उस सरकम सर्कल का सेंटर यानी सरकम सेंटर पूछा गया है। तो भाई सिंपल सा काम है। अब अगर मुझे इसका सरकम सेंटर ढूंढना है तो इसके लिए मुझे प्रॉपर्टी पता है जो भी हमने डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग, कि पी क्यू सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ टी, ये टी लिख लिया इसका नाम, और ये पॉइंट लिख लेता हूँ मैं एस। ये टी जो इस सेगमेंट को 1:3 में इंटरनली डिवाइड करेगा, कौन सा सेगमेंट, -1, और सॉरी ये पॉइंट हमारा पी है 1,0 और पॉइंट क्यू है हमारा -1,0। ये पॉइंट टी जो इस सेगमेंट को 1:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट एस जो इस सेगमेंट पी क्यू को 1:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये दोनों पॉइंट इन सर्कल के सेंटर होंगे। और इन दोनों का आर और टी का जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इसके लिए बस सिंपली मुझे ये टी और एस दो पॉइंट ढूंढने हैं, और टी को ढूंढना है तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जो इस सेगमेंट पी क्यू को 1:3 में डिवाइड करे इंटरनली। तो सिंपल है, देखिए सेक्शन फार्मूला लगाऊंगा। टी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 3 - 1 दैट इज 2 बाई एम प्लस एन 4 0, दैट इज इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 1/2 0 ये हमें मिल रहे हैं। तो 1/2 0 इस पी क्यू को 1:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। सिमिलरली पॉइंट एस ढूंढ सकते हैं जो इसको एक्सटर्नली इसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो उसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे सेम इसी तरह से, बस एक को माइनस करके लगा देना है। तो 3 + 1 दैट इज 4/2, तो ये हमारे पास 2,0 आ जाएगा। तो देखिए 2,0 ये पॉइंट हमें मिल रहा है एस, जो कि डिवाइड करेगा इस सेगमेंट पी क्यू को 1:3 में एक्सटर्नली। और ये पॉइंट मिल रहा है जो हमारे पास टी 1/2, ये वो पॉइंट होगा जो इसी सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड करेगा 1/3 में इंटरनली। और ये दोनों इस सर्कल के सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी के डायमीटर के वर्टिसेस हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो भाई। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको मैं m लिख लेता हूँ, वो आ जाएगा x1 + x2/2 दैट इज 5/4, 0। ये जो t और s का मिड पॉइंट होगा m यहाँ पे, ये इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। तो 5/4, 0 देखिए ये आंसर आ रहा है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में ये जो हमें दिया हुआ था, हम अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इसको सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा। हम अगर 3 पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे इस रेशो के हिसाब से तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जनरली, क्योंकि हमें सरकम सेंटर ढूंढना होता है तो वर्टिसेस मिल जाते हैं, उससे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढ के सरकम सेंटर ढूंढते हैं, मगर वो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ए बी सी फिक्स पॉइंट नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना था तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये थोड़ी रेयर फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन की, जो बहुत कम यूज में आती है, मगर हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए।